कुछ किताबें हमारे ज़िंदगी में अपना समय पहले से रिजर्व कराती हैं। नमस्ते, मैं हूँ सुदीप्ता। मसाला चाय पर आपका स्वागत है। किताबें पढ़ने के शौकीन हैं तो ये चैनल आपके लिए ही है। कुछ किताबों को अगर उनके तयशुदा वक्त पर न पढ़ा जाए ना तो फिर वो मज़ा नहीं देती। जैसे आज ये जो वीडियो मैं शेखर एक जीवनी पर लेकर आई हूँ, इसे अगर मैं आज से 2 साल पहले बनाती तो पहली बात तो मैं इसे बना ही नहीं पाती, और दूसरी बात अगर बनाती भी तो वो कभी नहीं कहती जो आज कहने जा रही हूँ। आपको याद होगा, आज से 1-1.5 साल पहले मैंने अर्चना दीदी के साथ जब एक वीडियो बनाया था, तब शेखर पर हुई चर्चा के दौरान मैंने ये कहा था कि शेखर मुझे समझ में नहीं आई, क्योंकि तब ऐसा ही था। और जब भी उस बात को मैं अब सोचती हूँ तो मुझे एक तो बहुत हंसी आती है और दूसरा अचंभा भी होता है कि कैसे हम समय बीतने के साथ साथ अपनी सोच और समझ के स्तर पर खुद को परिष्कृत करते जाते हैं। कोई किताब जो सालों पहले आपको समझ नहीं आई वो सालों बाद आपकी पसंदीदा हो सकती है। कोई किताब जो पहले आपको बड़ी पसंद आया करती थी बाद में आपको बेकार लग सकती है। ऐसा ही होता है। चलिए किताब से आपको परिचित करा दूं। अज्ञे जी की लिखी रचना शेखर एक जीवनी एक मनोविश्लेषणवादी उपन्यास है जो 2 भागों में प्रकाशित हुआ। इसका जो पहला भाग है 1941 में यानी 1941 में प्रकाशित हुआ, और ये दूसरा भाग 1944 यानी कि 1944 में प्रकाशित हुआ। क्योंकि नाम से स्पष्ट है कि ये शेखर नामक व्यक्ति की जीवनी है। लेकिन शेखर कोई विशिष्ट व्यक्ति नहीं है, वो कोई महापुरुष नहीं है, कोई योद्धा भी नहीं है। लेखक के शब्दों में शेखर कोई बड़ा आदमी नहीं, वो अच्छा आदमी भी नहीं है, लेकिन वो स्वतंत्र, जागरूक और ईमानदार है। ये किताब जो स्वभाव से जीवनी और विधा से उपन्यास है, एक स्वतंत्र और स्वच्छंद प्रकृति के बालक शेखर की सहज विकास यात्रा दर्शाती है। कैसे एक मासूम किंतु चिंतनशील मन अस्तित्व और आदर्श के प्रश्नों से जूझता हुआ एक विद्रोही किंतु प्रेमी मन में बदल जाता है। लेखक तो ये भी कहते हैं कि शेखर में मेरापन कुछ ज़्यादा ही है। ये जो एक लाइन लेखक ने कही, ये अज्ञे जी द्वारा की गई एक ऐसी स्वीकारोक्ति रही जिस पर लंबे समय तक साहित्यिक गलियारों में चर्चा रही। कुछ लोग इसे अज्ञे जी की अपनी कहानी ही मानते हैं, जबकि कुछ लोग इसे कल्पना मिश्रित सच। खैर, सच जो भी हो, इतना तो तय है कि शेखर के बराबरी में रखकर जिसे देखा जा सके ऐसी कोई रचना अब तक नहीं लिखी जा सकी है। शेखर एक जिज्ञासु प्रवृत्ति का बच्चा है, जैसे कि सभी बच्चे होते हैं, लेकिन जो बात शेखर को बाकियों से अलग करती है वो है उसकी खुद में विश्वास करने की क्षमता। बाहर से प्राप्त किसी भी ज्ञान को वो पहले अपनी तर्क शक्ति पर परखता है और उसके बाद ही उस पर विश्वास करता है। उसका भोला मन जीवन, मृत्यु और प्रेम के सवालों से भरा पड़ा है। मृत्यु क्यों होती है? लोग मरकर कहाँ जाते हैं? लोग पैदा कैसे होते हैं? कौन उन्हें पैदा करता है? युद्ध क्यों होते हैं? धर्म क्या है? इस तरह के सवालों से उसका मन भरा हुआ है। जब कभी वो इस तरह के सवाल अपने भाई बहनों या माता पिता के सामने रखता है तो उसे एक ही जवाब मिलता है, ईश्वर। मृत्यु ईश्वर की मर्जी से होती है। लोग मरकर ईश्वर के पास जाते हैं, बच्चे ईश्वर भेजता है। यहाँ शेखर पाता है कि उसके ज्ञान प्राप्ति के मार्ग में ईश्वर आड़े आ रहा है। ईश्वर का नाम लेकर उसे सही जवाब नहीं दिया जा रहा, और नन्ही सी उम्र में, कच्ची सी उम्र में ही वो ये घोषणा कर देता है कि वो ईश्वर को नहीं मानता, वो मंदिर नहीं जाएगा, वो कभी उनकी पूजा नहीं करेगा। बचपन में ही शेखर अपनी बहन सरस्वती के प्रति आकर्षित होता है। अपने मन में प्यार से उसे एक नाम सरस देता है। किसी पुरुष की चारित्रिक दुर्बलता की इतनी स्पष्ट अभिव्यक्ति शेखर के अलावा अन्यत्र कहीं मिलना लगभग असंभव है। ये उपन्यास के कुछ उन हिस्सों में से एक है जहां पाठक को अपनी सोच का दायरा बढ़ाने की ज़रूरत होती है। दरअसल होता क्या है, जब हम कोई किताब पढ़ते हैं तो एक पाठक के तौर पर हम एक सीमित दायरे के भीतर बंद कर उसे पढ़ना शुरू कर देते हैं, और जब कोई बात हमारे दायरे से बाहर जाती है तो या तो हम उसे एक्सेप्ट नहीं करते या फिर हम ये कहते हैं कि ये क्या है, ऐसा कोई कैसे लिख सकता है। लेकिन सिर्फ तभी तक जब तक हम अपने सोच के सीमित दायरे को बढ़ा न ले, तभी तक जब तक हम ये विश्वास न कर ले कि बाल मन पर कोई सीमा रोक नहीं लगा सकती, उसकी उड़ान ऊंची है, वहां कोई निषेध नहीं होता। और इसीलिए धीरे धीरे प्रेम और सेक्स को लेकर शेखर की जिज्ञासा बढ़ती चली जाती है। सरस्वती, प्रतिभा, शारदा और शशि के सानिध्य में वो प्रेम के स्वरूप को थोड़ा बहुत समझने की कोशिश करता है, लेकिन वो इसमें कितना सफल होता है
एक अति जिज्ञासु मन और बेहद संवेदनशील हृदय लिए अपने आसपास के माहौल में खुद को मिसफिट पाता शेखर अपने जीवन के साथ कैसे खतरनाक प्रयोग करता है। आदर्शवादी व्यवस्था का समर्थक उसका किशोर मन और उसके भीतर पनपता अस्तित्ववाद का बोध, यानी एक ऐसी सोच जिसमें इंसान स्वयं को ही अपने भाग्य का निर्माता और अपने कर्मों के प्रति उत्तरदायी समझता हो। ये चीज़ें उसके भविष्य की कौन सी दिशा निर्धारित करती हैं, ये सब इसके पहले हिस्से की कहानी है, पहले हिस्से की घटनाएं हैं। और उसके बाद शुरू होता है शेखर का दूसरा भाग, भाग 2, शेखर एक जीवनी भाग 2। यही इस उपन्यास का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा है, क्योंकि अब यहीं से शेखर वास्तविक दुनिया में कदम रखता है। उसके अब तक के धारण किए गए विश्वास, उसके सिद्धांत, उसके आदर्श, उसकी अस्तित्ववादी सोच, गांधीवादी विचारधारा, इन सबको अब यथार्थ का सामना करना है। अपने देश को गुलामी की जंजीरों से मुक्ति दिलाने के लिए, समाज में सुधार लाने के लिए शेखर के शुरुआती प्रयास उसे अब कांग्रेस का सदस्य बनाते हैं और यहीं पर वो गिरफ्तार होकर जेल चला जाता है। जेल की कुछ महीनों की कठिन यात्रा शेखर के व्यक्तित्व को भीतर से और मजबूत कर देती है। वहाँ वो बाबा मदन सिंह, मोहसिन और राम सिंह से मिलता है और उनसे मिलकर जीवन के नए प्रश्नों पर विचार करना शुरू कर देता है। अब शेखर के सवाल जुदा हैं। अहिंसा और हिंसा में क्या अंतर है? दास्तां वास्तव में क्या होती है? घोर यातना से उपजा ज्ञान कैसा हो? जीवन का अर्थ, उसका उद्देश्य क्या होना चाहिए? शेखर के पास सोचने के लिए अब विचारों की एक अंतहीन श्रृंखला है, लेकिन उसका मन कहीं और भी अटका है। अब उसके जीवन में दोबारा शशि का आगमन होता है। शशि जिससे वो बचपन में एक बार मिल चुका है, लेकिन अब उसके जीवन में शशि का आना प्रेम के आगमन की दस्तक है। पति द्वारा त्याग दी गई शशि को शेखर एक वरदान की तरह ग्रहण करता है और अब समाज सुधारक शेखर, लेखक शेखर, क्रांतिकारी शेखर, विद्रोही शेखर, सिद्धांतों का पक्का शेखर प्रेम की शक्ति के आगे नतमस्तक हो जाता है। अब वो सिर्फ शशि के लिए जीना शुरू करता है और तब वो देखता है कि दुनिया के असल रंग ढंग क्या हैं। इतना ही नहीं, वो अपने आदर्शों से समझौते भी करता है। शशि का भी त्याग कम नहीं है। यहाँ आप देखते हैं कि शशि भी अपने आप को पूरी तरह से शेखर को सफल बनाने में निछावर कर देती है। वो कहती भी है कि किसी स्त्री की खुशी और उसका सम्मान खुद को दूसरों के लिए मिटा देने में है। ये सब कुछ जब आप पढ़ते हैं, शशि का आदर्श, शेखर का प्रेम को लेकर जो आदर्श है, ये सब पढ़ते वक्त ऐसे क्षण आ सकते हैं जब आपको लगे कि इतने उच्च आदर्शों की प्रतिष्ठा क्यों, इतनी सी माँ, इतने बंधन क्यों? जीवन और आसान भी तो हो सकता था, उसे और सरल भी तो बनाया जा सकता था। वास्तव में यही कुछ प्रश्न है जिस वजह से आजकल हम बहुत सारे लोगों को मैंने देखा है कि वो हमारे जो क्लासिक रचनाएं हैं उनको पढ़ने से कतराते हैं और एक बड़ा ही लॉजिकल सा रीज़न देते हैं कि उस दौर के जब हम उपन्यास पढ़ते हैं तो उन उच्च आदर्शों को पढ़कर बड़ा अजीब सा लगता है कि आजकल क्या वाकई ऐसे आदर्श रिलेवेंट हैं, प्रासंगिक हैं? आज के दौर में हम उन्हें क्यों पढ़े जो अब पुराने पढ़ चुके हैं और जिनका अब कोई काम नहीं। यहाँ मैं आपको एक चीज़ कहना चाहूँगी, ये मेरे अपने विचार है जो अब तक पढ़ते हुए मेरे अनुभव से मुझे प्राप्त हुए हैं कि किसी भी उपन्यास की प्रासंगिकता उसके पात्रों के, उसके किरदारों की विचारधाराओं या भावनाओं पर नहीं बल्कि उसके उद्देश्य में निहित होती हैं। आप उस उपन्यास से अपने लिए क्या ग्रहण कर सकते हैं, उसे किस तरह से अपने जीवन में अपना सकते हैं, यहाँ उसकी प्रासंगिकता होती है। जब आप शेखर पढ़ते हैं तो आप पाते हैं कि आज के दौर में भी अभिभावकों के लिए एक बहुत अच्छी सीख है इसमें कि उन्हें अपने बच्चों के साथ किस तरह का व्यवहार करना चाहिए। उनका एक भी छोटा सा भी गलत व्यवहार बच्चे के मन में उनके प्रति अविश्वास पैदा कर सकता है जो जीवन भर बना रह सकता है। न सिर्फ अविश्वास बल्कि प्रेम भी कम कर सकता है। शेखर एक जीवनी में सिर्फ बालक शेखर की ही नहीं बल्कि किशोर से वयस्क होते शेखर का मनोविज्ञान भी स्पष्टतः अभिव्यक्त हुआ है। इसका जो दूसरा भाग है वहाँ शेखर के साथ साथ शशि के मनोविज्ञान पर भी लेखक की सूक्ष्म दृष्टि गई है। उनकी जो मानसिक यात्रा है, उनका एक साथ जो संघर्ष चला है, उनका प्रेम, ये एक इस उपन्यास की धुरी है जिस पर घूमता हुआ ये उपन्यास आपकी सोच, समझ और दृष्टिकोण को चुनौती देने में सक्षम है। जब उपन्यास का अंतिम हिस्सा पढ़ रही थी तो मुझे टी.एस. इलियट का वो कथन फिर से याद आ गया जिसके बारे में लेखक ने भूमिका में उल्लेख किया है कि टी.एस. इलियट ने कहा था कि भोगने वाले प्राणी और सृजन करने वाले कलाकार के बीच हमेशा एक अंतर होता है और जितना बड़ा कलाकार होता है उतना ही बड़ा ये अंतर होता है। उपन्यास का अंतिम हिस्सा पढ़ते वक्त मुझे भोगने वाले प्राणी और सृजन करने वाले कलाकार के बीच अंतर बिल्कुल नहीं दिखाई दिया। लेखक जिस तरह से शेखर की विचार श्रृंखला में प्रवेश करता है
उसे देखकर यही विश्वास गहरा होता है कि कहीं ये अज्ञेय जी की अपनी ही कहानी तो नहीं। फिलहाल जो ये 2 भाग है ये अपने आप में संपूर्ण ही लगते हैं, लेकिन आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि इसका तीसरा भाग भी आने वाला था और वो किन्हीं कारणों से प्रकाशित नहीं हो सका। मुझे लगता है आज का जो ये वीडियो है ये आपको अच्छा लगा होगा और शेखर को पढ़ने को लेकर के अगर आपके मन में कोई उधेड़-बुन चल रही थी तो शायद शांत हो गई हो। अगर आपने इस वीडियो के बाद शेखर को पढ़ने का मन बना लिया है तो मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो शेयर भी कीजिएगा। आज के लिए इतना ही, अगली वीडियो में जल्दी मिलूंगी। अभी के लिए चलती हूँ। ढेर सारा ख्याल रखिएगा और ढेर सारी किताबें पढ़ते रहिएगा। टाटा, बाय।